good morning all the students, and you are watching Riyaz Sir Physics class with अध्ययन ग्रुप। तो आज की क्लास में बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो मौजूद है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के बहुत ही निकट हमको ज्ञात करनी है। यानी इसका मतलब हमको गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करना है। किसका? गॉस के नियम का अनुप्रयोग। आपको हम बता दें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट, यानी हमको ज्ञात करना है। जैसा आप अंग्रेजी में टाइटल देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर ओवर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमें गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन देखना है कि गॉस के नियम की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किस प्रकार से करते हैं। फुल कॉन्सेप्ट, यानी बिल्कुल आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, नीड्स नहीं है, आपको समझना है। लेकिन इसको समझने के लिए इससे पहले के मेरे 3 वीडियोज आपको देखने पड़ेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। सबसे पहला जो इसका वीडियो है वो वेक्टर आपको समझना पड़ेगा, और दूसरा जो हमने दिया था वो एरिया के ऊपर हमने डिस्कस किया है, उसको समझना पड़ेगा, और तीसरा फ्लक्स को आपको समझना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट चौथा वीडियो आपको तब समझ में आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस आज की क्लास में हम लोग ये समझना चाहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण हम इस चालक तार पर उपस्थित आवेश के कारण हम किस प्रकार से करते हैं। इससे पिछली वाली क्लास में बच्चों आपने समझा था कि हम गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल क्यों करते हैं। मैंने बताया था कि वैसे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कूलाम फोर्स से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, E बराबर F/Q फार्मूले से। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर हम पॉइंट चार्ज ना लेकर किसी अन्य टाइप का यहाँ पे चार्ज ले लें, अन्य टाइप का चार्ज लेने का मतलब यहाँ पे जो लीनियर चार्ज हमने ले लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट चार्ज का जो गेम खत्म हो गया। इसका मतलब कूलाम्स के नियम से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। माय डियर, बात अच्छे से समझ में आ गई। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, समझने वाली बात है कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई हमने लेंथ कंसीडर कर ली है, यहाँ पर L कंसीडर कर ली है। क्या कर लिया? L। तो यानी ये वाली जो लेंथ इसके हमने जो कंसीडर की है यहाँ पे, वो क्या कर ली है? L कंसीडर कर ली है। और अभी फिलहाल हम देखिएगा, इसके ऊपर हम प्रयोग करना चाह रहे हैं तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर, कंडक्टिंग वायर। तो आप ये समझिएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना का निर्धारण करना होता है, जैसे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसी से गुजरता हुआ माय डियर स्टूडेंट क्या खींचेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या खींचेंगे? गॉसियन पृष्ठ। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि गॉसियन पृष्ठ क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस में खींचा गया एक काल्पनिक पृष्ठ है, जिससे कि हमारा चार्ज संपूर्ण कवर हो जाए, घिर जाए। तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस क्या कहता है कि सबसे पहले जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना हो, उससे गुजरता हुआ क्या करेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। अब ये समझेंगे कि इस वायर को कौन घेर सकता है। जब आप 3 डायमेंशनल स्पेस में कौन घेर सकता है? फिजिकल कंडीशन के मुताबिक तो जवाब मिलेगा सिलेंडर इसको घेर सकता है। तो हमने यहाँ पर एक सिलेंडर बना दिया, ये हमने यहाँ पर एक सिलेंडर बना दिया, राइट। और इसी प्रकार यहाँ पे जरा देखिएगा, नीचे की तरफ भी हम लोग क्या करेंगे? एक सिलेंडर बनाएंगे। और यहां पर जरा देखिएगा, ये बनाइए। और इस तरीके से हमने यहाँ पर एलो
वायर्स आपको हमने दिखाया जिसके ऊपर चार्ज उपस्थित है, बेटा मैंने इसको क्या किया, एक इमेजिनरी सरफेस से चारों तरफ क्या कर ली, घेर लिया। आप चाहे एक्स एक्सिस में देख लीजिएगा, चाहे वाई एक्सिस में, और चाहे जेड एक्सिस में आप देखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा जैसे मान लो सपोज इसमें कितने पृष्ठ हुए, 3 पृष्ठ हो गए। एक हमारा जो ये सरफेस हो गया, ये जो है कर्व सरफेस हो गया, और ये देखिएगा ये वाला, ये जो मैं इसको एक बार फिर से ड्राइंग कर रहा हूं उसको ध्यान देना, ये वाला हमारा किस टाइप का सरफेस होगा, सर्कुलर सरफेस हो गया। और एक नीचे एक सरफेस, ये भी हमारा क्या है, सर्कुलर सरफेस बन गया। हिंदी में बोले तो सर्कुलर सरफेस को हम क्या कहते हैं, गोलीय पृष्ठ, और इसको भी क्या कहते हैं, गोलीय पृष्ठ। और यहां पर देखिए वक्राकार पृष्ठ कहते हैं। आप जरा समझिएगा, हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो आप सोचिएगा यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। याद करो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हमेशा पॉजिटिव चार्ज के क्या होता है, आउटवर्ड होता है। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट कि यहां पर ई वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। अब यहीं पर जरा देखिएगा आप लोग करना क्या है, यहीं एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे। तो ये आपने क्या ले लिया, क्षेत्रफल अवयव ले लिया। ये आपको देखना चाहिए ग्रीन कलर का, क्षेत्रफल अवयव ले लिया। ये बहुत स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया ले लिया, और स्मॉल एलिमेंट सरफेस एरिया का डायरेक्शन भी हमने बताया था। याद करो अगर हमें क्षेत्रफल की दिशा का निर्धारण करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल की दिशा का निर्धारण करने के लिए हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं इसका डायरेक्शन। और ये बताओ कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस, तो इसलिए हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। याद करो, तो ये हम ले लेंगे ds वेक्टर ले लेंगे, क्या लेंगे, ds वेक्टर। क्लियरली बात की। सिमिलरली एक ऊपर भी हमारा पृष्ठ है, यहां पर भी छोटा सा अवयव हम ले लेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ds। तो इसकी दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, यानी ये ds वेक्टर होगा, राइट, यहां पर होगा। ये क्षेत्रफल की दिशा यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। सिमिलरली यहां पर नीचे भी एक यहां पर छोटा सा एलिमेंट हम ले लेंगे, सरफेस एलिमेंट, और सरफेस एलिमेंट इसमें डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, और इसमें क्या होगा, ds वेक्टर होगा, नीचे की तरफ, राइट। ये बहुत अच्छे से आपको अच्छे से समझना है, विकास कॉन्सेप्ट का मुद्दा है। जो हमने सेकंड वाले वीडियो में आपको सरफेस एरिया का डायरेक्शन बताया था, वही यहां पर अप्लाई करना है। देखिएगा क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, हमेशा तल के अभिलंबत होती है। तो ये मान लो ऊपर वाला सरफेस कैसा है, हमारे हाथ के सरफेस की तरह है, बस गोलाकार है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, मेरे मार्कर की तरफ, ऊपर की तरफ होगा। इसी तरह से नीचे भी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। आपको मालूम होना चाहिए क्लोज सरफेस का डायरेक्शन जो होता है वह हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड होता है। तो मैंने आउटवर्ड की आपको डायरेक्शन दिखाया। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे। देखिएगा प्लस चार्ज यहां पर है, तो इसका मतलब अगर हम इसमें देखना चाहेंगे तो इस पॉइंट्स के ऊपर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाना चाहेंगे तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, राइट। और इसमें भी इसी प्रकार यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का निर्धारण अगर हम करेंगे तो यहां भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। माय डियर स्टूडेंट, चाहे हम यहां पर देखेंगे और चाहे यहां पर देखेंगे, चाहे यहां पर देखेंगे, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होता है, आगे होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमने बताया है
कि पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है, बाहर आती है। तो कुल मिला के यहाँ पे जरा देखिएगा, आप यहाँ समझ लीजिएगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, बताओ कितना डिग्री बनेगा, दूर से दिख रहा होगा 90 डिग्री बन रहा होगा। कितना डिग्री बन रहा होगा? और यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, इसके और इसके बीच में, यानी ये लाइन और ये लाइन के बीच में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री होगा। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज अगर दोनों वेक्टर पैरेलल डायरेक्शन में हैं तो उनके बीच एंगल की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। क्या माय डियर स्टूडेंट, क्या इसमें आप लोग बता सकते हो कि जो चीज ऊपर है वही चीज क्या है, नीचे की तरफ है? तो बताओ मुझे, एंगल इसमें क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्यों भाई रवि, कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अच्छे से बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी 90 डिग्री और यहां पर भी 90 डिग्री का कोण फॉर्म हो रहा है, यानी ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, और यहां पर भी ई वेक्टर और डीएस वेक्टर। अब मुझे बताओ, तो इसको हम नाम देंगे θ2 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, θ2, और इसीलिए E2 वेक्टर हमने बोल दिया, और यहाँ पे क्या बोल दिया, DS2 वेक्टर बोल दिया। यहाँ पर DS1 और यहाँ पे E1, तो θ1 बोल दिया, और यहाँ पे क्या बोल दिया, E2, और यहाँ पे क्या बोल दिया, DS2, और इसीलिए यहाँ पे θ2 बोल देंगे। कितना डिग्री हो गया, वो सारी θ3 बोलेंगे, तो θ3 हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। राइट, ये बिल्कुल आपको समझ में आना। और मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन 100% ये इस बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाएगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड में है, दोनों पेपरों में ये आपके इस सेक्शन के आने की संपूर्ण संभावना। साथ ही साथ मैं आगे ग्राफिकल अप्रोच इसमें क्लियर करूंगा, वो उससे संबंधित सब क्वेश्चंस आपका जेईई मेंस और नीट में पूछा जा सकता है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल चर्चा करूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे और तथा हमारी टेक्निकल टीम्स का उत्साह बनाए रखिएगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक और इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हमारी मेहनत भी वसूल हो सके। क्योंकि हमारी टोटल जो मेहनत है, हमारी टेक्निकल टीम्स की मेहनत है, वो सब आपके लाइक्स और डिसलाइक पर निर्भर करती है, आपके कमेंट्स के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए कमेंट्स करना मत भूलिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा या खराब लगा। चलिए इसमें जरा देखिएगा, हम अब अप्लाई करते हैं कि गॉस की प्रमेय किस तरीके से अप्लाई करते हैं। जरा देखिएगा, सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहले स्टेप में हम फार्मूला ही लगाएंगे, और वो फार्मूला क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर बहुत अच्छे से आपको समझना है कि हमने गॉस की प्रमेय तो लगा दी। बताओ यहाँ पे सरफेस कितने हुए, तो 3 सरफेस में टोटल, एक कर्व सरफेस और दूसरा क्या, दो सर्कुलर सरफेस और तीसरा कर्व सरफेस। तो मैं इसको लीनियर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी E1 वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन E2 वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन E3 वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर, मैंने ऐसे लिख दिया। राइट, और फिर आगे अपनी बात लिख दी, यानी Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, हमने क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को किसमें तोड़ लिया, लीनियर इंटीग्रेशन के फॉर्म में तोड़ लिया। बिकॉज हम ये देखिएगा, क्लोज सरफेस था, इसको हमने किसमें तोड़ा, ओपन सरफेस में तोड़ दिया। अलग अलग करके हमने 3 सरफेस इसमें बन रहे थे, और तीनों सरफेस में अलग अलग हमने इसको क्या कर लिया, तोड़ दिया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये देखिएगा E1, माय डियर स्टूडेंट, E1, और इधर देखिएगा बाबूजी E2 और इधर E3, ये तीनों ही E1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, E2 इज इक्वल टू क्या होगा, E3, आपस में E होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है। बिकॉज सेपरेशन डिस्टेंस तो सभी का लगभग बराबर है, चाहे ऊपर आप देखिएगा, चाहे यहाँ बीच में देखिएगा, चाहे नीचे देखिएगा, तो उसकी डिस्टेंस हमने कंसीडर की। यहाँ पर जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि मैंने ये माना कि ये जो बिंदु P है वो इससे डिस्टेंस इसकी क्या है, R। तो बताओ भैया मेरे, क्या ऊपर डिस्टेंस R क्या घटेगी या बढ़ेगी या उतनी रहेगी,
क्या रहेगी, उतनी रहेगी, और नीचे भी डिस्टेंस क्या रहेगी, उतनी रहेगी ना। तो इसका मतलब आर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको कोट करूं कि ई की वैल्यू जो है वो चार्ज और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है विद दिस हेल्प ऑफ द फार्मूला, यानी ई प्रोपोर्शनल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर चार्ज की वैल्यू नहीं बदले हम और आर की वैल्यू ना बदले तो बताओ ई की वैल्यू फिर क्या होगी, समान रहेगी इन तीनों केसेस में, चाहे ऊपर वाला केस हो, चाहे ये वाला केस हो और चाहे बॉटम वाला केस हो। हर केस में E1, E2 और E3 की वैल्यू आपस में क्या रहेगी, ई रहेगी। लब इसको हम अप्लाई करते हैं। अब जरा देखिएगा, जब मैं इसमें स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस की बात करता हूं, ये वाले सरफेस की बात कर रहा हूं, तो चाहे ये वाले सरफेस की बात करूं, चाहे ये वाले सरफेस की बात करूं, तो इतना छोटा है कि हमें आंखों द्वारा ये दिखाई नहीं देगा। तो बताओ ऐसे क्षेत्रफल को क्या हम ds1 और ds2, ये ds1 इज इक्वल टू ds2 इज इक्वल टू ds3 इज इक्वल टू ds लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं, बिकॉज ये बहुत अति सूक्ष्म मतलब क्षेत्रफल सदिश है। तो इसलिए ds1, ds2, ds3 को हमने क्या लिख दिया, ds लिख दिया। एक बार मैं, और तुम्हें अच्छे से बात ये आती होगी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी जब हमने ये बताया था कि ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर क्या होगा, ई ds cos थीटा होता है। ये फार्मूला आपको मालूम है। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। जरा बताइए क्या हो जाएगा। तो यहां देखिएगा E1 ds1 cos थीटा 1 प्लस E2 ds2 cos थीटा 2 प्लस E3 ds3 एंड cos थीटा 3। क्या भैया इस बात को लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर हर जगह क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब मुझे बताइए आप लोग कि यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, बोलो। थीटा 1 वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा cos 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या होगा cos 90 डिग्री। तो बताओ भैया cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सभी बच्चे जानते हैं cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0। सो कुल मिलाकर के ये वाला जो फंक्शन है टोटल वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि cos 90 डिग्री क्या हो जाता है, 0 डिग्री 0 हो जाता है, इसका वैल्यू, इसका मान 0 होता है। और 0 में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सिंपल हमारा बचा क्या, यहां पर जरा देख लीजिएगा आप लोग, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, EDS, देखिएगा E1 ds1 को हम क्या लिख रहे हैं, सिंपल EDS लिख रहे हैं, बिकॉज अभी हमने बताया था E1, E2, E3 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 हो जाएगी, राइट। तो सिंपल जरा देखिएगा, और ये किसके बराबर चल रहा है, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट चल रहा है। तो यहां से जरा देखिए, E तो हमेशा चाहे ऊपर वाले सेक्शन में देखिएगा चाहे नीचे देखिएगा, बिकॉज R Q की वैल्यू बदल नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट मान क्या होता है, समाकलन के बाहर आ जाता है। सिंपल बचेगा ds बराबर क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, राइट। यानी क्या हो जाएगा इधर, तो E, अब देखिएगा ये क्लोज इंटीग्रेशन है ds, यानी इसका मतलब क्या कि ये वाला बचा हुआ पृष्ठ है, कर्व सरफेस बचा हुआ है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस क्या होता है, 2 पाई RH होता है। क्या होता है, 2 पाई E इंटू 2 पाई RH हुआ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, राइट। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझ सकते हो कि हमको E चाहिए इंटू 2 पाई R, H की वैल्यू क्या होगी L, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं E वैक्यूम क्षेत्र की तीव्रता। सो क्या हो जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 पाई
आर इंटू एल एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से लिख देते हैं। Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू एल हो जाएगा। जरा देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक अजीब चीज समझ में आ रही है जो हमने बहुत पहले वीडियो में आपको क्लियर कर रखा है। Q इनक्लोज अपॉन एल, ये आपको क्या देता है जरा देखिएगा। इससे पहले आपने फार्मूले में सीखा है Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एल, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपको देता है, ये देता है लैम्डा देता है। क्या देता है? लैम्डा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी देता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का Q इनक्लोज अपॉन एल, यानी यूनिट लेंथ के ऊपर फैला हुआ चार्ज क्या कहलाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। लैम्डा जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका मतलब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा? R। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, संख्या के ऊपर यानी नंबर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। जरा देखिएगा, E बराबर क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा। समझ आया? तो इसका मतलब ये हो जाएगा सिंपल, हम इसको इस तरीके ले सकते हैं, लैम्डा अपॉन R और यहाँ पे 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 9 गुणन 10 की घात 9 होता है, इसलिए हमने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पदों में इसको लिख दिया। क्लियर हुई बात की? सो कुल मिला के हमारा जो फार्मूला डिजाइन होकर आया वो E बराबर क्या डिजाइन होकर आ गया? E बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये किसके फॉर्म में होगा? स्केलर फॉर्म में निकल के आएगा। वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें, वेक्टर फॉर्म की बात करें तो जरा देखिएगा क्या हो जाएगा। मैं इधर चलिए कम पढ़ रही है, तो इसको इस पे फॉर्म में लिख सकते हैं। E वेक्टर बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इनटू R यूनिट कैप लिख सकता हूं। तो यहां से जरा देखिएगा E वेक्टर बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा इंटू R वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ R वेक्टर, और मॉडुलस ऑफ R वेक्टर हमारा क्या होता है? R। तो सिंपल हो जाएगा E वेक्टर बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R वेक्टर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसके फॉर्म में आ गया? वेक्टर फॉर्म में आ गया, राइट? ये वेक्टर फॉर्म में। अगर हम बात करें ग्राफिकल एनालिसिस की बात करें तो यहां पर देखिए ग्राफ का जो अप्रोच होगा, ये देखिएगा E और किसके बीच में? R के बीच में अगर हम ग्राफ देखें इस वाले फार्मूले से, आप देखिएगा तो इसमें जो ग्राफ होगा E और R के बीच में क्या होगा? हाइपरबोला ग्राफ होगा, यानी इस टाइप का वेरिएशन शो करेगा। और अगर हम बात करें E और लैम्डा के बीच में बात करें तो इसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा सरल रेखा में होगा। यहां से इस पिक्चर क्लियर होगी। तो ये वाले जो ग्राफ हैं ये काफी हद तक हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फॉर कॉम्पिटिशन पर्पज के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीट है और IIT JEE मेंस में इस टाइप के ग्राफ दे दिए जाते हैं, इसमें पूछ लिया जाता है कि स्लोप क्या होगा और ये ग्राफ सही है या नहीं। 4 ग्राफ दे दिए, उसमें टिक लगवा लेता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर आपको बनना है डॉक्टर तो आप हमसे जुड़े रहिएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स के सीखते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।